नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बहुत ही मुश्किलों के बाद यहाँ पर हमने, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत ही पास नज़दीक आ चुके हैं, तो संस्कृत शिक्षा शास्त्र, संस्कृत शिक्षण विधि जो है, संस्कृत पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी आपके सिलेबस के अनुसार एकदम बेसिक से। जी हाँ, बेसिक से पढ़ाएंगे। पहला पार्ट है, आइए कंसेप्ट समझते हैं। पूरा कंसेप्ट करने के बाद ये बेसिक दोस्तों पहले आप स्टडी करिए। नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, या टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स आज ही तैयार कर दें। इसके बाद ये कंसेप्ट जब पूरा हो जाएगा आपका, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर केवल हम कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, संस्कृत शिक्षण विधि। अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी की बात करेंगे। बात करते हैं संस्कृत शिक्षण विधि में। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति दोस्तों सम, क्रि और कत से हुई है। क्या है? अब यहाँ क्रि और कत क्या है, सभी लोग जानते हैं। सम धातु है, क्रि और कत क्या है, प्रत्यय है। तो 2 प्रत्यय लगे हुए हैं संस्कृत में, ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, अब पूछा भी जाता है। फिर सेकंड है, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यह ऑप्शन में आता है। और कौशल 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं। यह आपका क्रम है, श्रवण कौशल, श्रवोपले, सुवोपली, ये 4 होते हैं। और कौशल के 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। जो आपका कौशल है, इनको 2 श्रेणियों में। पहले श्रेणी में आपका ग्रहात्मक, यानी कि जिसमें श्रवण और पठन कौशल आते हैं। फिर आपके अभिव्यक्तात्मक आता है, जिसमें वाचन और लेखन आते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सोच रहे होंगे, सर संस्कृत पेडागॉजी में, संस्कृत शिक्षण विधि में आप हिंदी से क्यों पढ़ा रहे हैं? दोस्तों, हिंदी में हम कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो ऑप्शंस आएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो केवल आपके संस्कृत लैंग्वेज में रहेंगी। पहले आप समझ लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों, कौशल 2 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। सभी लोग ये जानते थे 4 कौशल होते हैं, श्रवण, पठन, वाचन, लेखन, ये होता है। लेकिन संस्कृत में आपके 2 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। पहले श्रेणी में ग्रहात्मक है, इसमें पूछ लिया जा सकता है कि ग्रहात्मक के कौन कौन से कौशल आते हैं, तो आपका श्रवण और पठन कौशल आता है। और अभिव्यक्तात्मक में कौन कौन से आते हैं, वाचन और लेखन आता है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला जो है आपका टॉपिक है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है कला, दूसरा होता है विज्ञान। शिक्षण, शिक्षण की सफलता विधि, प्रविधि, तकनीकी पर आधारित होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो शिक्षण होती है, शिक्षण की सफलता विधि, प्रविधि और तकनीक पर आधारित होती है। और विधि जो है आपकी, विषय वस्तु को छात्रों के सामने अच्छे तरीके से या विधि से प्रस्तुत करना ही विधि कहलाती है। ये भी आपका आ सकता है, एग्जाम में आते हैं। पूरा कंसेप्ट, पूरा आपका सिलेबस ही है दोस्तों। यह पूर्व नियोजित व अपरिवर्तनशील है। जो विधि होती है, यह आपके अपरिवर्तनशील भी होती है और पूर्व नियोजित होती है। अब विधि की बात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि है, हरवटीय पंचपदी प्रणाली है, और पाठ पुस्तक विधि है। ये 3 विधि होती हैं आपकी। और अब बात करेंगे प्रविधि की। प्रविधि भी होती है। प्रविधि में क्या है, इसके अंतर्गत कठिन निवारण को स्पष्ट करके विषय वस्तु का छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और यह पूर्व नियोजित एवं परिवर्तनशील भी होती है प्रविधि आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, चित्र प्रविधि, प्रतिकृति हो गई, यानी किसी की आकृति प्रविधि हो गई, कठिन निवारण प्रविधि, ये होते हैं प्रविधि। तो प्रविधि से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और अगला जो आपको नोट यह कर लेना कि इसको शिक्षण युक्त भी कहते हैं। जो प्रविधि है आपकी, प्रविधि को शिक्षण युक्त भी कहा जाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अब तकनीकी की बात करेंगे। शिक्षण में इसके स्थान कक्षा के अंदर होता है। तकनीकी का जो है शिक्षण में, इसका स्थान जो है कक्षा के अंदर होता है। कक्षा के अंदर तकनीकी का जो स्थान है, यह तकनीकी शिक्षण का जो स्थान है कक्षा के अंदर होता है। और अनेक अध्यापकों के पढ़ाने का स्तर जो है अलग अलग होता है। तकनीकी अलग अलग होती है सभी अध्यापक की, सभी अध्यापिकाओं की। तो तकनीकी ज्ञान छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यह पेडागॉजी में प्रश्न आ सकता है, तकनीकी ज्ञान किसके अनुसार होना चाहिए, कि कौन सा कथन सत्य में भी आ सकता है। तो तकनीकी ज्ञान है छात्र के स्तर के अनुसार ही होना चाहिए।
अब बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की, बात कर लेते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका, इसके प्रवर्तक कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, DW यानी एलिन ने। DW एलिन ने 1963 में अमेरिका में किया। लेकिन बात आती है भारत में कब हुआ, तो सूक्ष्म शिक्षण जो इसके प्रवर्तक 1970 में DD तिवारी, क्या है, DD तिवारी ने भारत में किया था। अगर अमेरिका में आ गया सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक तो DW एलिन है, जो कि 1963 में हुआ, और भारत में आता है 1970 में DD तिवारी ने भारत में किया। बात करेंगे कि जो सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाली पासी तथा साय थे, कौन थे, पासी तथा साय थे, यानी सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाले कौन थे, पासी और आपके साय थे। कब लाए थे, 1974 में लाए थे। और सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, किसी एक विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करना। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो किसी एक विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करना ही सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब बात करेंगे दक्षता कौशल के अभ्यास करने से आती है। दक्षता कौशल किससे आती है, तो जो दक्षता कौशल होती है अभ्यास करने से आती है। ये आपके ऑप्शन में आ सकता है, और यहीं से प्रश्न आपके दोस्तों बनाए जाते हैं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरह से लर्निंग कर लिया, पढ़ लिया, तो फिर भैया आपसे संस्कृत पेडागोजी के 15 में से 15 आपके जरूर मार्क्स आएंगे। जी हाँ। अब यहाँ पे आती है कि छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से 15। समय जो है 6 से 10 मिनट। किसमें, दक्षता कौशल में। दक्षता कौशल जो है छात्र संख्या, इसमें सूक्ष्म शिक्षण का में जो है छात्र संख्या जो है 10 से 15 और समय 6 से 10 मिनट। पाठ विषय और पाठ्यांश जो होता है आपका, कौशल जो होता है एक ही प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण करते समय। अब सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो उसमें जो कौशल है एक ही प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जब करते हैं तभी आपका कौशल प्रयोग किया जाता है। और अभ्यास है तो कौशल में दक्षता प्राप्ति तक होती है। सूक्ष्म शिक्षण में जो अभ्यास है आपका वह कौशल में दक्षता प्राप्त तक होती है। और सूक्ष्म शिक्षण में उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो दृश्य और शब्द सामग्री होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो दृश्य और शब्द सामग्री होती है। अब बात करते हैं आपके सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है 6 चरण में होते हैं। पहला होता है पाठ योजना, दूसरा होता है शिक्षण, तीसरा होता है प्रतिपुष्टि जिसे पुनर्बलन कहते हैं, चौथा होता है पुनः पाठ योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि यानी पुनर्बलन कहते हैं। पुनः पहले प्रतिपुष्ट होती है, फिर आपकी पुनः प्रतिपुष्ट लास्ट में होती है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है यह 6 चरणों में होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण कितने चरणों में होता है, कि एक चक्र सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, उनका नाम बताइए। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 2-3 नाम सही होंगे, एक गलत दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आपका सूक्ष्म चक्र के चरण नहीं है आपका। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं। अगला है शिक्षण सूत्र की बात करेंगे। तो शिक्षण सूत्र की अब बात करेंगे। प्रवर्तक कौन है, शिक्षण सूत्र में आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है, ये भी कंसेप्ट है आपके सिलेबस में है। तो शिक्षण सूत्र जो है इसके प्रवर्तक जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस रहे, ये 2 रहे। और जो शिक्षण सूत्र उस धागे के समान होता है जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा छात्र के ज्ञान को केंद्रित करता है। जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा छात्र के ज्ञान को केंद्रित करता है, शिक्षण सूत्र उसी धागे के समान होता है। अब बात करेंगे शिक्षण सूत्र। पहला होता है सरल से कठिन की ओर। यह जो सूत्र होता है मानव स्वभाव पर आधारित होता है। जो सरल से कठिन की ओर सूत्र होता है शिक्षण सूत्र, यह आपके मानव स्वभाव पर आधारित होता है। और इस सूत्र के माध्यम से बालक में जिज्ञासा, रुचि और आत्मबल बढ़ता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सूत्र के माध्यम से बालक में जिज्ञासा, रुचि, आत्मबल बढ़ता है, तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र में। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह सूत्र जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सूत्र जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्जित ज्ञान को आधार मानकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र में होता है। तीसरा शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर।
इस शिक्षण सूत्र में जो है संपूर्ण विषय को बालक के सामने प्रस्तुत करना तथा उसे लघु रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना, और इस शिक्षण सूत्र के द्वारा बालक के भावात्मक और कलात्मक संज्ञानात्मक पर बल दिया जाता है। चौथा है आपका शिक्षण सूत्र है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का अर्थ उदाहरण होता है तथा सामान्य का अर्थ नियम होता है, यानी उदाहरण से लेके नियम तक ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें क्या होता है दोस्तों, अध्यापक जो है बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर इसके बाद आगमन विधि का दूसरा रूप है। और क्या है ये आगमन विधि का दूसरा रूप ही है। आगमन विधि में क्या पहले उदाहरण होता है, और यह विशिष्ट से जो सामान्य की ओर है इसमें आगमन विधि का दूसरा रूप है। इसमें भी अध्यापक जो है बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसके बाद सामान्य अर्थ का नियम होता है। अगला आपका शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक बालक को समझ पहले क्या है नियम प्रस्तुत करता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर में पहले क्या करता है, नियम प्रस्तुत करता है और बाद में नियम के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो यह निगमन विधि का दूसरा रूप है। ये आप सभी लोग दोनों ये शिक्षण सूत्र नोट कर लीजिएगा। जो विशिष्ट से सामान्य है वह आगमन विधि का दूसरा रूप है, और जो सामान्य से विशिष्ट है यह निगमन विधि का दूसरा रूप है। और छठवां आपका शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। सभी लोग नोट कर लेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब मुंह से अमूर्त की ओर। इसे उस स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है, यानी मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये आपके शिक्षण सूत्र हैं। अगला जो आपका शिक्षण सूत्र है वह आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब इस शिक्षण सूत्र में क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र के में अध्यापक जो है छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर, सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर इस शिक्षण सूत्र में जो अध्यापक है छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर तथा सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। विश्लेषण का अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर, और संश्लेषण का अर्थ होता है अंश से पूर्ण की ओर। आठवां आपका दोस्तों आपका शिक्षण सूत्र है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। मनोविज्ञान से तार्किक की ओर में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है बालक की अंतःक्रियाओं पर विशेषकर बल दिया जाता है, और विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र भी है। यानी कि विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र कौन सा है आपका, तो वह है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। और जो नौवां है दोस्तों शिक्षण सूत्र अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर में शिक्षण सूत्र में क्या होता है, इसमें जो है मनोविज्ञान में तार्किक को ही अनुभव से तर्क की ओर कहते हैं। जो मनोविज्ञान में तार्किक होता है उसको ही अनुभव से तर्क की ओर कहते हैं। दोस्तों ये रहे हिंदी के 9 शिक्षण सूत्र। दोस्तों अब बात करेंगे शिक्षण विधि के विशेषताओं की बात कर लेते हैं। 6 विशेषताएं हैं आपके संस्कृत शिक्षण विधि में। पहली विशेषता है शिक्षण विधि के माध्यम से बालक व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण विधि की विशेषता है कि सजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षण विधि गतिशील होनी चाहिए, ना कि स्थिर होनी चाहिए। शिक्षण विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षण विधि में बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये 6 विशेषताएं हैं शिक्षण विधि के। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर तक है। कल फिर नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे, पूरा कंसेप्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी क्लास यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे, जो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो सभी क्लासेज अटेंड कीजिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए, और एक सरकारी सीट अपनी अध्यापक की सीट पक्की कीजिए। और जल्द से जल्द एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम बहुत ही पास है। मेहनत ज़रूर करिए दोस्तों, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही रास्ता आपके लिए सरल होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी क्लासेज हैं, ज़रूर सभी क्लासेज अटेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।